पसंद आया होगा। और इसी के साथ आप सभी को फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को दोस्तों। और जुड़ चुके हैं आप सुबह 9 बजे डेली न्यूज़ एनालिसिस डीएनए के सेशन में, जहां हम देश विदेश और आपके अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के समाचारों का संकलन लेकर उपस्थित हो जाते हैं, और जिसके माध्यम से हमारा पूरा उद्देश्य होता है कि आपके आगामी जो भी परीक्षाएं हैं आप उसमें अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके। फटाफट क्लासेस के लिंक को अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए कि वो भी क्लास का लाभ उठा सके। और दोस्तों आज 11 बजे, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 11 बजे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या हो 5 महीने की रणनीति जिसके माध्यम से आप आगामी आईएएस या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जुड़ना ना भूलें और अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो साझा भी कर दें कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके, और इस क्लास का भी लिंक जो है वो जरूर साझा करें। उम्मीद करता हूं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर जो मैंने आपको एक संदेश दिया, वो संदेश जो है वो आपके लिए लाभप्रद होगा। दोस्तों इस समय जुड़े हैं आप अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों यहाँ अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए जो कोड आपको यूज करना है वो कोड क्या है? वो कोड है दोस्तों अनूप10, और इस कोड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? सब्सक्रिप्शन लेकर लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी पे ये मेरा प्रोफाइल है दोस्तों, और ये टेलीग्राम लिंक है। जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं वो इस टेलीग्राम लिंक के माध्यम से जो है दोस्तों वो जुड़ जाएं, जिससे क्लासेस के पीडीएफ या और भी जो अतिरिक्त जानकारी है वो आपके साथ जो है वो हम यहाँ साझा करें। फटाफट सभी के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, भैया लाइक कोई कर दो यार, अच्छा लगेगा, है ना। लाइक कर दो आप लोग, और अपने सारे मित्रों को जो है वो बुला भी लीजिए कि सभी जो है वो क्लासेस का जो है वो लाभ उठाए, है ना। सभी के साथ शेयर करते रह चलिए। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का पहला न्यूज क्या है? पहला न्यूज का जो सोर्स है वो पीटीआई है ना। पीटीआई से जो है वो न्यूज लिया गया है, पहला सोर्स है पीटीआई। न्यूज क्या है? एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल, ये एजी ओजी वो वाला एजी नहीं है ना, जो आप लोग कहते हो, है ना, ठीक है। एजी सुनते हो ना, ये वो वाला एजी नहीं है, ये अटॉर्नी जनरल वाला एजी है। तो एजी गिव्स consent to initiate contempt proceeding against यति नरसिंहानंद for remarks against सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ऑन फ्राइडे ग्रांटेड consent to initiate contempt proceeding against धर्म संसद लीडर यति नरसिंहानंद over his alleged remarks against constitution and the Supreme Court. The consent has been granted in response to a letter by an activist Sachi Nelly seeking to initiate contempt against Yati Narasimhanan for his statement in an interview that went viral on Twitter, ठीक है ना। तो इस पर हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हेतु जो है वो महान्यायवादी की सहमति हो गई है, इस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। इस पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले भी हमने ऐसा चर्चा की थी कि जब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की बात होती है तो क्या होता है कि अटॉर्नी जनरल से जो है वो परमिशन लिया जाता है कि क्या हम इस पर केस चलाएं कि नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है केस होता है कोर्ट के पास, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा कि बहुत सारे अपना समय जो है वो दुरुपयोग ना करके वो क्या करता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उसी पर जो है वो फैसला लेने की बात करता है, जैसे जब भी कोर्ट की अवमानना की बात होती है। अब नए अभी हिंदू धर्म को अपनाए हैं, है ना, और नाम जो है आप जान ही रहे हैं संत का इनका। और अभी आपको याद है कि अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार में जो है एक धर्म संसद हुआ था, और उस धर्म संसद में जो है वो अजीब प्रकार की टीका टिप्पणी की गई थी। और धर्म संसद में हमने देखा था कि जो हिंदू संत थे उन्होंने गांधी जी को भी नहीं बख्शा था, गांधी जी के बारे में भी कुछ अनाप शनाप और अनर्गल बातें की थी, और यहाँ तक कि गाली गलौज का भी प्रयोग किया था, ठीक है ना। अब हिंदू धर्मगुरु थे, लेकिन आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत सारे हिंदुओं ने जो है वो भी उनका विरोध किया और कहा कि धर्म संसद के नाम पर जो है आप हमारे राष्ट्रपिता को या हमारे राष्ट्र के जो महापुरुष हैं उनके बारे में आप अनाप शनाप नहीं बोल सकते हैं धर्म संसद की आड़ पे, ठीक है। आइए चलते हैं, बात शुरू करते हैं। और ये जो टॉपिक है, अगर आपके दिमाग में प्रश्न उठे कि सर ये टॉपिक किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों ये टॉपिक जो है आपका
इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 2 से संबंधित है ना। और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद जरूर आएगा। ठीक है, बॉबी, सोन, अलका, प्रीति पोयम, काजल, सुमन, उत्कर्ष, दीपू, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन है। और अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को शेयर भी करते रहिए कि वो भी जो है वो क्लासेस का लाभ उठा सकें। सभी के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को जो है शेयर कर दीजिए कि वो भी जो है वो क्लासेस का जो लाभ है वो उठा लें। काजल, धर्मेंद्र, उत्कर्ष, सुषमा, सचिन, मुकुल, रोमा, सुमन, ठीक है ना। तो फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ क्लास के लिंक को शेयर भी करते रहिए कि वो भी उठाए। ठीक है, तो हाल ही में मैंने क्या कहा कि भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर धर्म संसद के नेता यति नरसिंहानंद के खिलाफ जो है वो अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की जो है वो क्या की है, सहमति प्रदान कर दी है। ठीक है ना। सहमति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15 के अनुसार शीर्ष अदालत के समक्ष अगर कोई भी आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करना होता है तो उसके लिए भारत के महान्यायवादी अथवा सॉलिसिटर जनरल से जो है वो क्या करना होता है, अनुमति लेना जो है एक अनिवार्य प्रक्रिया है। कारण मैंने इसके पहले ही आपको बताया क्यों अनुमति लेना अनिवार्य प्रक्रिया है, क्योंकि कोर्ट के सामने इतने सारे फैसले होते हैं तो कोर्ट हमेशा ये सोचता है कि अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जो है वो क्या करे, इसके बारे में पहले ही बता दे कि ये उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि नहीं और कोर्ट अपना समय इस पर जाया करे कि नहीं करे। ठीक है, क्लियर है। अदालत की अवमानना से संबंधित कानून क्या है? तो दोस्तों अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 जिसको कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने देखा होगा कई बार। कुछ दिन पहले आपको देखा होगा कि एक वकील साहब थे जिनका नाम था प्रशांत भूषण, मतलब हैं अभी थे में नहीं है, हैं में है। इन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ इन्होंने बोल दिया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पे लग गया था, उनके ऊपर हर जुर्माना लगा। ठीक है, उन्होंने कहा हम जुर्माना नहीं भरेंगे, तो लास्ट में कोर्ट ने कहा भैया तुम 1 ही रुपया जुर्माना दो, लेकिन जुर्माना दो। ठीक है ना। तो अगर हम कुल बात करें तो मान लीजिए कि कोर्ट का अवमानना का अर्थ क्या होता है कि मान लीजिए कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, ठीक है ना, अब उस फैसले के खिलाफ जाकर आप कुछ टीका टिप्पणी करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप कोर्ट के फैसले की क्या कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। अवमानना का मतलब आप मानने से इनकार कर रहे हैं, और आप जब किसी फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं मतलब कि आप संवैधानिक जो भी पीठ है उस पीठ का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सिविल अवमानना तथा आपराधिक अवमानना को परिभाषित किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में, और कहा गया है कि अवमानना के मामले में दोषियों को दंडित करने हेतु अदालत की शक्तियां एवं प्रक्रियाएं जो हैं वो क्या क्या होंगी। ठीक है ना, शक्तियां और प्रक्रियाएं क्या होंगी इस पर बात की गई है। अब अदालत की अवमानना का अर्थ क्या है कि अदालत की गरिमा, न्याय और इसके प्राधिकार का विरोध या अवज्ञा करना या किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार करना जिससे कि कोर्ट या जो भी अधिकारी है उसकी आप क्या कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, या उसके जो भी अधिकार है उसके प्रति आप डिसरिस्पेक्ट यानी कि अनादर प्रदर्शित करने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। अवमानना की कार्यवाही शुरू हेतु महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की सहमति की आवश्यकता क्यों है? ठीक है ना। तो दोस्तों किसी शिकायत को संज्ञान में लेने से पहले जो है वो अटॉर्नी जनरल की सहमति इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है कि अदालत का जो समय है वो जो किफ़ायती समय है, जो महत्वपूर्ण समय है, उसको बर्बाद किए जाने से क्या किया जाए, बचाया जा सके। अवमानना की कार्यवाही शुरू करने हेतु अदालत पहला मंच होता है। यदि सारहीन याचिकाएं दायर की जाती तो अदालतों को कीमती समय जो है वो बर्बाद होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो सहमति लेने के बारे में बात करते हैं। और अटॉर्नी जनरल का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी सारहीन याचिका है तो वो क्या करेगा, पहले ही अदालत को मना कर देगा कि देखिए आप अपना समय इस पर बर्बाद मत कीजिए। ठीक है ना। और अदालत के अधिकारी के रूप में अटॉर्नी जनरल स्वतंत्र रूप से शिकायतों की वैधता संबंधी जो भी जांच होता है, जो भी परीक्षण होता है उसको करता है। अब किन किन परिस्थितियों में अटॉर्नी जनरल से सहमति लेनी होती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आप लोगों के लिए। क्या हर फैसले पर जो है या हर जो भी आपको कोर्ट के पास जो भी मामले आएंगे, क्या हर मामले पे जो है वो कोर्ट को जो है अटॉर्नी जनरल से परमिशन लेने की आवश्यकता है, या कुछ चुनिंदा फैसले पर अटॉर्नी जनरल से परमिशन लेने की आवश्यकता है? इस पर भी हम क्या करते हैं, इस पर भी हम फटाफट बात करते हैं।
तो दोस्तों जब कोई प्राइवेट सिटीजन किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करना चाहता है तो इसके लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति अनिवार्य होती है ना। यानी कि कोई भी अगर प्राइवेट सिटीजन जो है और किसी व्यक्ति के खिलाफ ये कहे कि भैया ये अवमानना कर रहा है ना, तो इसके लिए जो है वो अटॉर्नी जनरल से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन जब अदालत स्वयं अवमानना कार्यवाही शुरू करता है तो अटॉर्नी जनरल को सहमति नहीं। जैसे कि कोर्ट को लगे, जैसे कि प्रशांत भूषण के मामले हमने देखा है ना, कि कोर्ट को लगे कि भैया ये तो मेरे फैसले का सीधा तिरस्कार कर रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकता है कि तुरंत अपने से स्वतः निर्णय ले सकता है, स्वतः संज्ञान लेकर क्या कर सकता है, ठीक है ना, कि उसके ऊपर जो है वो केस चला सकता है। तो जब कोर्ट को लगे कि स्वतः संज्ञान ले रहा है, या कोर्ट को जब भी लगे कि ये मेरे आदेशों का जो है वो अवमानना कर रहा है, ठीक है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, तो कोर्ट स्वयं ही क्या कर सकता है, उसके ऊपर केस चला सकता है। ऋषिराज स्वागत है, फटाफट शेयर करते रहिए अपने सारे मित्रों के साथ, है ना, फटाफट जो है अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर कर दीजिए कि सभी जो है इसका लाभ जो है उठा सके, ठीक है। ठीक है, चलिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारतीय संविधान में अदालत को अवमानना कार्यवाही शुरू करने की शक्ति प्रदान की गई है और अदालत अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति पर निर्भर नहीं है, ठीक है ना। अब अटॉर्नी जनरल द्वारा सहमति देने से मना करने की स्थिति में क्या होगा। मान लीजिए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भैया हम परमिशन नहीं देते हैं, ठीक है ना, इस पर चलाने के लिए। तो अगर जैसे कि यति नरसिम्हा जो भी हैं ये, इनके ऊपर अगर अटॉर्नी जनरल कहता है कि हम परमिशन नहीं देते हैं, तो वो मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। अब ये अटॉर्नी जनरल ने जो है इनके ऊपर परमिशन दिया है, तो क्या करेगा कोर्ट, क्या करेगा, इनके ऊपर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है वो आपका केस चलाएगा। शिकायतकर्ता इस मामले को अलग से अदालत में संज्ञान में ला सकता है और अदालत से इस मामले पर संज्ञान लेने का जो है वो आग्रह भी कर सकता है, ठीक है ना। अब भारत के संविधान के अंतर्गत देखें तो भारत के संविधान के 2 आर्टिकल को आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक आर्टिकल जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और दूसरा आर्टिकल जो है आपका हाई कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट से अगर हम बात करें तो आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट से अगर हम बात करें तो आर्टिकल 215, ठीक है ना। ये दोनों जो है वो क्या है, आपकी कोर्ट की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना, न्यायालय की अवमानना अगर जो भी हैं, तो जो भी व्यक्ति दोषित हैं उनको दंड देने की शक्ति जो है इसके अंतर्गत जो है वो आपको प्रदान की जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की जो शक्ति है वो क्या की गई है, प्रदान की गई है, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों ये आज आपका रिपब्लिक डे है और रिपब्लिक डे के दिन अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन ऑफर लाया है। 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन ऑफर का मतलब है कि अगर आप अनअकैडमी पर 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख इन 3 दिन में एडमिशन लेते हैं, चाहे 1 साल या 1 साल से ऊपर का कोई भी, या 2 साल, है ना, यूपीपीएससी पे अगर हम बात करें तो 1 साल या 2 साल, तो 1 साल पर आपको 12 महीने पर आपको 6 महीने और 24 महीने पर भी आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा जो है वो सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ आपको 18 महीने और यहाँ आपको 30 महीने का जो है वो लाभ मिलेगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप फटाफट जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यूज कीजिए। और इसके लिए जो कोड यूज करना है दोस्तों, वो कोड क्या यूज करना है, वो कोड है ANUP10, यानी कि अनूप 10 का कोड प्रयोग करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका लाभ उठाइए, अपने मित्रों को भी बताइए। जैसे ये कोड यूज करेंगे आपको 10% आपके फीस में जो है वो ऑफ मिल जाएगा। हाँ, 25, 26 और 27, ठीक है ना। अगर आप लोग का सब्सक्रिप्शन है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सब्सक्रिप्शन है और मान लीजिए कि 10, 15, 20 दिन, महीने भर में ख़त्म हो रहा है, तो मेरा ये सुझाव है, बाकी करना आपको है, आप नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का प्रयोग करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, है ना, जिससे कि इसका लाभ आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी अतिरिक्त जानकारी के लिए आप मेरे साथ, ठीक है ना, जो भी
डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट जो है वो आप इसका कीजिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अनअकैडमी जो है वो आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा ही। अनअकैडमी का अगर अगर ऐप आपके मोबाइल में नहीं है तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप चूज गोल में यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी सर्च कर लीजिए, मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर्ड कर लीजिए, और उसके बाद आपको जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है, अनूप 10 कोड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका फ्री क्लास है या जो भी पेड क्लास है इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप लिंक नहीं मिल पा रहा है कि सर आपको हम कहां से, तो आप देखिए जहां आप कमेंट कर रहे हैं उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा दोस्तों, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एजुकेटर प्रोफाइल लिंक दिया होगा, आप वहीं से लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिएंगे, तो आपको डायरेक्ट कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट जो है एजुकेटर प्रोफाइल पर आप चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है, तो एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन आप कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर से क्लास करने की, मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, मल्टीपल लाइव डाउट क्लिंग सेशंस है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट पे आपको मिलेंगे, अनलिमिटेड क्विजेस का लाभ उठा सकते हैं, वर्कशॉप स्टडी सेशन और मास्टर क्लासेस का आप लाभ उठा सकते हैं। तो ढेर सारे लाभ हैं, इसका फटाफट लाभ उठाइए। अगले न्यूज़ पे आ जाते हैं। अगला न्यूज है दोस्तों आपके हिंदुस्तान टाइम्स से लिया हुआ न्यूज है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू टॉप्स फॉलोड बाय डोडा सांबा। अमित शाह जी आपको नजर आ रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर। इन द कंपोजिट रैंकिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज बाय होम मिनिस्टर अमित शाह, जम्मू डिस्ट्रिक्ट हैज मैनेज टू टॉप लिस्ट फॉलोड बाय डोडा सांबा पुलवामा एंड श्रीनगर, है ना। आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं, क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स से सोर्स लिया हुआ है, न्यूज़ क्या है, जिला सुशासन सूचकांक। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने अभी इमेज में भी देखा कि भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने जम्मू और कश्मीर में जो है वो जिला सुशासन सूचकांक का जो है एक इंडेक्स जो है वो जारी किया है। और इस इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है वो इस तरह का सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप लोगों के लिए देखिए एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन और बन रहा है, क्या बन रहा है कि जिला सूचकांक जारी करने वाला, सुशासन सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिमाग में आपके आएगा जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा प्रश्न क्या बन रहा है कि जिला सुशासन सूचकांक अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर का जारी किया गया, ये किसके द्वारा जारी किया गया, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के स्वास्थ्य मंत्री या भारत के शिक्षा मंत्री, ऐसे करके आपके सामने ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा जो है वो जिला सूचकांक जारी किया गया। अब ये जो जिला सूचकांक है, इस सूचकांक में क्या है इसके बारे में हम बात करें, ठीक है। तो इस सूचकांक के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जो है इसको जारी किया गया है, और इस सूचकांक में जम्मू कश्मीर की सहभागिता, जम्मू कश्मीर में होने वाले प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग किस प्रकार से कार्य कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इसको क्या किया गया है, तैयार किया गया है। आज जम्मू कश्मीर के सुशासन की हम बात कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के सुशासन सूचकांक के बारे में बात कर रहे हैं। 26 जनवरी यह दिन होता है दोस्तों जब आज से कुछ वर्षों पहले जम्मू कश्मीर श्रीनगर का लाल चौक, जहां भारत के तिरंगे को फहराने के लिए जो है एक जद्दोजहद होती रहती थी। भारत का तिरंगा फहरे चाहे मत फहरे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जरूर लगते थे और पाकिस्तान के झंडे को जरूर फहराया जाता था भारत विरोधी मानसिकता के लोगों के द्वारा। लेकिन आपने देखा ना कि किस प्रकार से 2014 के बाद हमें परिवर्तन देखने को मिला, किस प्रकार से सेना और सरकार के मजबूत मंसूबों का असर हमें देखने को मिल रहा है कि आज वर्तमान में हम शांति देख रहे हैं। वर्तमान में हम जितनी उपद्रवी गतिविधियां, उग्रवादी मानसिकता के लोग, आतंकवादी मानसिकता के लोग जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे थे, आज या तो जा चुके हैं या तो जा चुके हैं, या तो ऊपर जा चुके हैं, या तो जेल में जा चुके हैं, या तो सुधर चुके हैं, है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, ठीक है ना, कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज भारत के श्रीनगर का लाल चौक अगर हम बात करें तो तिरंगा जो है वो एकदम मस्त लहर रहा है ना। तो अब
ये तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में हम क्या दे रहे हैं कि वहां हम क्या देख रहे हैं कि प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग, है ना, ये क्या कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को और भी ज़्यादा सुचारू रूप से वहाँ कार्य करने के लिए के में जो है वो क्या है, गतिशील हैं। और जिला सुशासन सूचकांक भी अब जारी किया जा रहा है। तो ये कहा जाता है ना कि अगर जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आप परिणाम लाएंगे। क्या कभी सोचा गया था कि कश्मीर में ये हो सकता है? नहीं सोच, लेकिन मजबूत इरादे, धैर्य, दृढ़ प्रतिज्ञा और इसका फल आपको नजर आ रहा है। कठिनाई आई सेम। अगर हम अपनी तैयारी के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि सिलेक्शन पाना जो है वो असंभव है ना, नहीं पाया जा सकता। कई लोगों को लगता होगा, कई लोग भी कहते होंगे, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा, ईमानदारी, धैर्य के साथ अगर आप लगेंगे तो यहां भी आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी, है ना। तो हर चीज जहां से जो सीखने को मिले वहां से वो सीख लीजिए। और इसी पर बात करेंगे आज 11 बजे। सूचकांक के तहत अगर हम बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग को इस इंडेक्स में जो है वो क्या किया गया है, समाहित किया गया है। इस सूचकांक के महत्व पे बात करें तो जम्मू कश्मीर में शुरुआत होने के बाद इस सूचकांक का प्रसार जो है वो धीरे धीरे अन्य सभी राज्यों में भी हो जाएगा। इसको क्या किया गया है, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो है ये अन्य राज्यों में भी जो है इसको हमें देखने को मिलेगा। और देश भर के जो अन्य राज्य में होंगे उसमें बीच में लोकाभिमुख सुशासन देने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है इसका भी आरंभ जो हो जाएगा। ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में जो जिला सुशासन सूचकांक जो जारी किया गया है इसमें शासन के 10 क्षेत्र और 58 संकेतकों को जो है वो शामिल किया गया है। इस सुशासन सूचकांक के जरिए केंद्र शासित प्रदेश के जिलों के बीच जो प्रतिस्पर्धा होगी उससे बहुत बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर की आम जनता को होगा और इससे सेवाओं का स्तर भी सुधरेगा और इससे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। यानी कि हर जिले को क्या किया गया है, एक टारगेट दे दिया गया है ना, कि हर जिला क्या करे कि अपने आप के यहाँ प्रशासन को सुधारे, है ना, लोगों की जो शिकायत है उनका निवारण करे और देखा जाएगा कि कौन सा जिला जो है वो प्रशासनिक सुधार और लोगों की शिकायत का त्वरित निदान करता है। अब हर जिले के बीच में कंपटीशन है ना। अब हर जिले के बीच में अगर कंपटीशन होगा तो क्या होगा, हर जिला एक दूसरे जिले से बेहतर होने का प्रयास करेगा और जब हर जिला एक दूसरे जिले से बेहतर होने का प्रयास करेगा तो हर जिले के नागरिक को क्या होगा, है ना, उसका लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि ये योजना लागू हो गई तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अगर ये योजना लागू होगी, है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया हमारे जिले में तो अधिकारी सुनते ही नहीं है, डीएम के ऑफिस में बैठो तो डीएम मिलते नहीं है, है ना, एसपी ऑफिस में पहुंचो तो एसपी ऑफिस में एसपी मिलते ही नहीं है ना। ऐसा जो है वो देखने को हमें मिलता है ना। और बहुत सारे हम कहते हैं कि फाइलें तो जो है वो लंबित पड़ी हुई हैं, लेकिन मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भी अगर ये जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया, है ना, और कहा गया कि भैया देखिए कि कौन सा जिला आपका बेस्ट करता है, एक चीज, और दूसरा कि अगर बेस्ट नहीं करता है तो प्रश्न भी पूछा जाएगा कि भैया कमी कहाँ रह गई, क्यों नहीं किया। तो जब भी जिले के डीएम से जब प्रश्न पूछा जाएगा और जिले के डीएम के पास उसका सही उत्तर नहीं होगा तो उसके लिए उसको सजाए भी भुगतना पड़ेगा। तो हर जिले का जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वो क्या चाहेगा कि भाई मैं लपेटे में ना आऊं, मेरी नौकरी जो है वो खतरे में ना पड़े, है ना, मेरा रिकॉर्ड जो है वो खराब ना हो, तो बेहतर से बेहतर काम करने का कोशिश करेगा और जहां बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करेगा तो इसका लाभ किसको मिलेगा, उस जिले के रहने वाले लोगों को। अब जिले के रहने वाले लोगों को जब लाभ मिलेगा तो जो भी क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे खेती हो, चाहे परिवहन हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, उन सारे क्षेत्र में हम क्या देखेंगे कि वो सारा क्षेत्र जो है वो आगे बढ़ेगा। और जब क्षेत्र आगे बढ़ेगा, है ना, तो एक जिला आगे बढ़ेगा तो जिला से जो है मंडल आगे बढ़ेगा, मंडल से प्रदेश आगे बढ़ेगा और प्रदेश से देश आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये बहुत ही बड़ी योजना है और बहुत अच्छी योजना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें तो इस सूचकांक के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आए तो जिला सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में जम्मू जिले के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और जम्मू के बाद जम्मू संभाग का एक डोडा जिला है और एक सांबा जिला है, इसको जो है इसके बाद का नंबर। ठीक है,
इसके बाद श्रीनगर संभाग में देखें तो पुलवामा जिला चौथे स्थान पर और श्रीनगर जिला जो है वो पांचवें स्थान पर। अब देखिए पुलवामा जो कि हमेशा आतंकवादी गतिविधियों से जो है वो ग्रस्त जिला माना जाता था, हमेशा आतंकवादी गतिविधियां यहाँ देखने को मिलती थी, घटनाएं देखने को मिलती थी। और यहाँ हम क्या देखते थे कि पत्थरबाजी की घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिलती थी। श्रीनगर में भी हम देखते थे कि पत्थरबाजी की घटनाएं हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन अब देखिए कि जब जिला सूचकांक आ चुका है तो ये सारे जिले भी अपने यहाँ जो है वो प्रशासन की सुविधाएं बेहतर करने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। राजौरी जिले को सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि पूंछ और शोपिया जिले भी रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर हैं। पूंछ हो गया, शोपिया हो गया, ये भी आतंकवादी ग्रसित जिला है ना। यहाँ भी हम आतंकवाद की घटनाओं को जो है बहुत ज्यादा देखते हैं। लेकिन ये कहा गया है कि अब इसके माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि इन जिलों को भी जो है वो काफी सुधार देखने को हमें मिल रहा है। फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ भी क्लासेस के लिंक को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए कि सभी जो है वो ज्वाइन करें। ठीक है ना, सभी ज्वाइन करें। ठीक है ना। इसके अलावा सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता के क्षेत्र में श्रीनगर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कश्मीर संभाग में श्रीनगर जिला सुशासन सूचकांक में समग्र रैंकिंग में 313 अंक के साथ जो है वो शीर्ष 5 जिलों में भी शामिल है। कृषि और संबंध क्षेत्र में किश्तवाड़ जिला जो है उसको क्या मिला है, सर्वोच्च स्थान मिला है। मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में पुलवामा जिला, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में रियासी जिला, समाज कल्याण विकास क्षेत्र में रामबन जिला और वित्तीय समावेशन क्षेत्र में गांधरबल जिले को शीर्ष स्थान। तो अन्य अन्य क्षेत्र में कोई चिकित्सा के, कोई स्वास्थ्य के, कोई परिवहन के, कोई अन्य समाज कल्याण के, है ना, कोई वित्तीय समावेशन के, ठीक है, कोई कृषि के। तो हर क्षेत्र में हम क्या देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में देख रहे हैं कि हर जिला जो है वो अपना बेहतर प्रदर्शन किया हुआ है। तो मैंने कहा ना कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट काम कर गया तो इसको देश के अन्य जिलों राज्यों में भी जो है उसको लागू किया जाएगा, है ना। तो मैंने कहा ना अगर उत्तर प्रदेश में होगा तो उत्तर प्रदेश भी जो है इसका लाभ लेगा। अब राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक में जम्मू कश्मीर के प्रदर्शन को बात करें तो इससे पहले पिछले साल 25 दिसंबर को जो है केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक जो है वो जारी किया गया। 25 दिसंबर आप जानते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिवस है और 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2020 में यानी कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो 25 दिसंबर को जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन यानी कि सुशासन दिवस के आधार पर जो है वो राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक जो है वो शुरू किया गया। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो एक और प्रश्न आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बन गया। क्या बन गया कि प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक जारी किया गया? तो आपका दिमाग क्या होगा, कौन सा संघ शासित आपका यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू एंड कश्मीर, जहां शुरू किया गया। ठीक है। और एक साल का पूरा क्या किया गया है, पूरा एक साल में कैसा वो कार्य कर रहा है उसके बारे में भी जो है वो पूरा इकट्ठा कर दिया गया। सुशासन सूचकांक 2021 के अनुसार जम्मू और कश्मीर ने 2019 से 2021 की अवधि में सुशासन संकेतों में 7% की वृद्धि दर्ज की है। ठीक है ना। यानी कि 2019 आपको याद होगा कि 370 को हटाया गया और 370 के हटाने के बाद जो है वो लोगों ने जो है वो तरह तरह की बातें की। लोगों ने कहा कि किस प्रकार से जो है वो वर्तमान केंद्र सरकार जो है वो अपनी नीतियों को जो है वो कश्मीर के ऊपर थोप रही है। ठीक है। लेकिन एक सही मंसूबे के साथ जो है वर्तमान केंद्र सरकार ने जो है अपना काम किया और वर्तमान केंद्र सरकार की जो नीतियां थी उन नीतियों का जो फल है वो धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है ना। नीतियों का फल क्या देखने को मिल रहा है कि जहां 2019 में 370 हटाने के पहले जम्मू कश्मीर के जिले जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय समावेशन या अन्य जो भी आपके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा था,
दिक्कतें महसूस हो रही थी। कहीं स्वास्थ्य की समस्या थी, कहीं शिक्षा की समस्या थी, कहीं परिवहन की समस्या थी, कहीं लोगों की बातों को कोई सुन नहीं रहा था, अधिकारी सब अपने मन से चल रहे थे। यानी कि अगर हम बात करें तो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त था, इस भ्रष्टाचार के चलते यानी कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं लोगों को आतंकवाद के प्रति क्या कर रहा था, बढ़ावा दे रहा था। जब लोगों के पास रोजगार नहीं होंगे, लोगों के समस्याओं का निदान नहीं होगा, तो आतंकवादी मंसूबे के जो लोग होंगे उन्हें बहुत ही आसान हो जाता है कि लोगों को गुमराह किया जा सके कि देखिए इस देश में जो है वो आपके बारे में सोचा नहीं जा रहा, ना आपकी शिक्षा के बारे में, ना आपके स्वास्थ्य के बारे में, ना ही आपके कृषि के बारे में, ना ही आपके जो भी मूलभूत आवश्यकता उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। लेकिन होता क्या था कि केंद्र की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती थी, केंद्र की तरफ से बहुत सारी फंडिंग होती थी, लेकिन उन फंडिंग का धरातल पे हमें किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं देखने को मिलता था। 370 हटने के बाद जब वहां की जो राज्य सरकार थी उसको हटाने के बाद केंद्र सरकार की जब यूनियन टेरिटरी के रूप में बनाने के बाद जब डायरेक्ट केंद्र सरकार के अधीन वो क्षेत्र आ गया, तो केंद्र सरकार ने मात्र 2 साल में यानी कि 2019 से लेकर 2021 में ये दिखा दिया कि किस प्रकार से कि जिलेवार अगर हम किसी राज्य को लें और किस प्रकार से हम अगर एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर हम कुछ सुधार करना चाहें तो हम बहुत ही आसानी से किसी क्षेत्र में भी सुधार कर सकते हैं। और इसके आधार पर यह भी देखा गया कि जो क्षेत्र काफी पिछड़े हुए थे वहां भी हमें विकास की गतिविधि जो है वो देखने को मिल रही है ना। तो ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वाणिज्य व उद्योग, कृषि और इससे संबंध क्षेत्र, सार्वजनिक अवसंरचना व उपयोगिताओं, न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र में भी राज्य का जो प्रदर्शन है वो काफी ज्यादा अच्छा देखा गया। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ठीक है, प्रीति, कंसल, मनीष, प्रियांशु, उत्कर्ष, ठीक है, फटाफट शेयर भी करते रहिए अपने सारे मित्रों के साथ कि सभी जो है वो क्लासेस का लाभ उठाएं। और रिपब्लिक डे की आप सभी को जो है वो ढेर सारी शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। अगला न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, फोकस इज ऑन एंश्योरिंग डिग्निटी अपॉर्चुनिटीज टू गर्ल्स। और ये न्यूज़ जो है वो एनडीटीवी से लिया गया है, सोर्स जो है वो एनडीटीवी। और कैसा लग रहा है आज का क्लास, आप लोग बताइए। स्पीड कुछ फास्ट तो नहीं हो रही ना, ये भी मुझे बता दीजिएगा, है ना। अगर स्पीड फास्ट हो रही होगी तो भी बता दीजिएगा, और अगर सही है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सुंबुल परवीन, स्वागत है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, ठीक है, न्यूज क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन नेशनल चाइल्ड डे फोकस ऑन एंश्योरिंग डिग्निटी अपॉर्चुनिटी टू गर्ल्स ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2022। हियर्स व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड। क्या क्या मोदी जी ने कहा नेशनल चाइल्ड डे पर, इस पर भी हम, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे पर, इस पर भी हम बात करेंगे। मैंने कहा सोर्स जो है वो द हिंदू है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को दोस्तों हमारा राष्ट्र जो है वो बालिका दिवस मनाता है। और है ना, अब ये नहीं कि बेटी हूं लड़ सकती हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और इस पे जो है आपको याद होगा कि जब भी बेटियों के बारे में बात हुआ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के माध्यम से जो है हमने कार्य किया, और इसका परिणाम भी जो है वो परिणाम आपको देखने को मिल रहा होगा। जो सेक्स रेशियो जो है, जो लिंगानुपात है पुरुषों के तुलना में, हमने देखा कि भारत में महिलाओं का लिंगानुपात जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है ना। और मेरी बेटी मेरा अभिमान करके जो है वो 24 जनवरी को जो मनाया जाता है ना, यानी कि मेरी बेटी मेरा अभिमान। तो इस योजना के बारे में अगर हम बात करें, राष्ट्रीय बालिका दिवस योजना के बारे में अगर हम बात करें, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है इसकी शुरुआत जो है 2008 से की गई थी। और 2008 से जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो इसमें पूरा का पूरा जो उद्देश्य था वो क्या था कि महिला और बेटियों के उत्थान के ऊपर काम किया जाए। और इसके लिए एक मंत्रालय जो है जिसको क्या किया गया, इसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम किया गया। वो मंत्रालय क्या था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट जो है उसको क्या किया गया था, एज अ नोडल एजेंसी जो है उसको बनाया गया। फटाफट शेयर भी करते रहिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए कि वो भी, है ना। शुंबल आप भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सचिन है, अच्छा सचिन आप हो आज क्लास में, ठीक है, तो अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिए, ठीक है, कि सभी जो है वो जुड़ जाएं और एंजॉय कीजिए सेशन को, एंजॉय कीजिए, मजा लीजिए सेशन को, एकदम एंजॉय करते रहिए। अच्छा एक चीज़ और है, इन्वायरमेंट में ना, जो हम लोग 4 बजे यूट्यूब की क्लास कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं। और कल की अगर वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। पर्यावरण का मतलब हम वो बातें नहीं कर रहे हैं जो किताबों में है। पर्यावरण में हम लोग करंट इशू जो है इन्वायरमेंट को लेकर, सरकार की नीतियाँ क्या हैं, पर्यावरण के दुष्परिणाम क्या हैं,
वो सारी बातें कर रहे हैं। किताबी बातें तो आप लोग पढ़ लेते हो, हजारों किताबें हैं मार्केट में, है ना, लेकिन जो करंट इशू है उस करंट इशू को हम लोग लेकर चल रहे हैं, है ना, इस करंट इशू पे जो है वो हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। स्पीड ठीक है, सुमन कौशिक 1020, अच्छा रेशियो ठीक है। चलिए तो फटाफट शेयर भी करते रहिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि लड़कियों के प्रति समाज का जो नजरिया है उस नजरिया को बदला जाए और कन्या भ्रूण हत्या को जो है वो रोकने के क्षेत्र में काम किया जाए। जब बात कन्या भ्रूण हत्या की होती है दोस्तों, तो याद आता है ना वो एक गाना था कि एक, मुझे याद है कि कोई एक सीरियल, तो मतलब कुछ इस टाइप से आमिर खान का एक शो आता था और उसमें एक सिंगर थी कुछ महापात्रा करके, उसने बेटी के ऊपर एक गाना गाया था ना, वो अगर आपसे मिले तो उसको जरूर देखिएगा। बेटा मिलता है तो भाग्य से, लेकिन बेटी मिलती है तो सौभाग्य से, बिल्कुल, है ना। और बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। जब बेटियां घर में आती हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत तेज गति से जो है वो समृद्धि आने लगती है। और इसका तो मैंने अनुभव अपने निजी जीवन में ही किया है ना। तो बेटियां जो है वो लक्ष्मी का रूप है और बेटे तो बैल होते हैं। चलिए, तो सेव द गर्ल चाइल्ड वेबिनार, तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा बालिकाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सहित लड़कियों से संबंधित विभिन्न विषय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है वो वेबिनार आयोजित किया गया और लोगों को जो है, ठीक है ना, हाँ सोनाली महापात्रा, ठीक है। तो इस पे जो है वो कार्य किया गया, है ना। अब प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है 2022 की शुरुआत की गई और इस पर जो है वो 29 बच्चों को जो है वो नवाचार, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में उनकी असाधारण उपलब्धियों और बहादुरियों के प्रदर्शन के लिए जो है उसको क्या किया गया, प्रदर्शन किया गया, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या किया गया, प्रदर्शन जो है वो किया गया। अब इन्हें ऑनलाइन आयोजित एक कार्यक्रम में जो क्या किया गया कि ब्लॉक चेन तकनीक का उपयोग करते हुए डिजिटल प्रमाण पत्र 1 लाख रुपए तक के नगद पुरस्कार के बारे में बात किया गया, जो अभी आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 जो किया गया इसके अंतर्गत, ठीक है ना। सर इकोनॉमिक की क्लास जो रिकॉर्डेड है उसमें डबल वॉइस आ रही है प्रियांशु दुबे। हाँ, ये मैंने आप लोग का कमेंट पढ़ा था, क्यों आ रही है ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या सारी क्लास में आ रही है, कुछ क्लास में इसमें आ रही है, ये भी मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इसका कंप्लेन जो है वो टेक्निकल जो ग्रुप है ना अकेडमी का उसको मैं कर दूं, है ना। एक बार मुझे बता दीजिएगा और उतने जो है उसका अगर रिकॉर्डिंग मुझे आप भेज सकते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग आप मुझे भेज दीजिएगा कि यहाँ जो है, और उस क्लास का लिंक भी मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं शेयर कर दूँ कि सारी क्लासेस में आ रही है या केवल इकोनॉमी की क्लासेस में आ रही है, और इकोनॉमी की केवल एक ही क्लास में आ रही है कि सब में, ठीक है ना। चलिए इस पर हम आ जाते हैं, ठीक है। अब कन्या बाल हत्या और भ्रूण हत्या क्या है। तो दोस्तों भारत में एक प्रथा है जिसको हम कहते हैं दहेज, जिसको कि भीख मांगने की प्रथा अगर कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। अब इस भीख मांगने की प्रथा के कारण क्या हुआ है, एक भीख मांगने की प्रथा और दूसरा अगर हम बात करें तो महिला सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर जो है महिला के परिवार वाले जो है हमेशा शंकित रहते हैं, हमेशा जो है वो जो है हमेशा जो है इस चिंता में रहते हैं कि उनकी बेटी अगर घर से बाहर जाएगी तो सुरक्षित है कि नहीं। वैसे कहा जा रहा है कि वर्तमान सरकार की नीतियों में जो है महिला सुरक्षा को जो है अगर कुछ मुद्दों को छोड़ जाए, 2-4 मुद्दों को छोड़ दिया जाए, तो वर्तमान, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, है ना, तो वर्तमान सरकार में हम देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति बहुत सारी घटनाएं जो है वो देखने को बंद हो रही हैं। जैसे कि महिलाएं या लड़कियां जब कॉलेज जाती थी या स्कूल जाती थी तो कुछ बैल बुद्धि के जो नालायक होते थे वो क्या करते थे, फप्तियाँ कसते थे, है ना, परेशान करते, तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती थी। सरकार ने इस पर कठोर कदम उठा। कुछ घटनाएं तो जैसे हाथरस और ये सारी घटनाएं हैं वो तो मान लीजिए कि अब कोई एकदम गंदे मानसिकता का होगा तो उसको अब क्या किया जा सकता है, उसका एक ही उपाय है जो कि गोरखपुर में हुआ, है ना, वही उपाय हो सकता है, या हैदराबाद वाला कांड हो सकता है, यही हो सकता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले माता पिता को ये डर, दूसरा जो है एक दहेज का, है ना। तो इससे क्या होता था कि बहुत सारे जो माता पिता हैं वो क्या करते थे, और खासकर जो गरीब फैमिली है वो क्या करते थे कि कन्याओं को जो है वो जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ में मार देते थे, है ना। तो कन्या भ्रूण हत्या हमें देखने को मिला, और जैसे जैसे कन्या भ्रूण हत्या हमें देखने को मिला, इसका दुष्परिणाम हमें क्या देखने को मिला, इसका दुष्परिणाम ये देखने को मिला कि बेटियां धीरे धीरे जो है वो कम होने लगी,
है ना। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको हरियाणा देखने को मिलेगा, जहाँ सबसे ज्यादा आपको कन्या भ्रूण हत्या का जो है वो दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है ना। क्या दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है कि इतने ज्यादा लड़के हैं और लड़कियां इतनी कम हैं कि शादी के लिए जो है वो लड़कियां ही नहीं मिल रही हैं। तो हरियाणा वाले जो हैं वो बिहार से, उत्तर प्रदेश से या अन्य क्षेत्रों से क्या कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं। ठीक है, पंजाब में हमने देखा कि पंजाब में समस्या हो गई है ना। तमिलनाडु में हम देख रहे हैं कि वहां भी जो है वो लड़कियां नहीं मिल रही। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा या तमिलनाडु के लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम उत्तर भारत के यहाँ से जो है वो लड़कियों से अपनी शादी करेंगे। तो ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है वो हम समस्या जो है वो देख रहे हैं और इसका दुष्परिणाम क्या है। ठीक है, तो कन्या भ्रूण हत्या जिस प्रकार से हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग शिक्षित हो रहे हैं, है ना। और लोग समझ रहे हैं कि बेटा बेटी एक समान होती है ना। पहले आप देखते थे कि अगर घर में बेटी हो जाए तो उतना ही मातम बनता था जब किसी घर में मृत्यु हो जाए, है ना। तो बेटी का जन्म और घर में किसी की मृत्यु, दोनों में एक ही प्रकार का जो है वो दुख जो है वो व्याप्त किया जाता था, है ना। और बेटे का जन्म और किसी के घर में विवाह, दोनों को एक प्रकार से जो हो मनाया जाता था। लेकिन अब वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बेटा हो चाहे बेटी हो, लोग जो है डीजे वाले बाबू से गाना जरूर बजवा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम समस्याओं को जो है देख रहे हैं और जिसका हम कारण देख रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या के कारण पुत्र को वरीयता देना, दहेज प्रथा, उत्तराधिकारी में पितृवंशीय आवश्यकता, पितृसत्ता समाज कि पिता का जो संपत्ति है उसमें बेटे का जो है अधिकार है। ठीक है ना, पिता का जो संपत्ति है, ठीक है ना, उसमें क्या है, बेटे का अधिकार है ना। यही पितृसत्ता समाज है। और इसी पितृसत्ता के समाज में हम क्या देख रहे थे कि ये माना जाता था कि बेटी जो है वो क्या है, पराया धन है। ठीक है ना, बेटी को बार बार क्या कहा जाता है, आज भी आप देखेंगे कि आपके घर में क्या कहा जाता है, 8 बजे तक सो रही हो, शादी के बाद जब जाओगी तो कैसे करोगी, है ना। अभी जितना करना है कर लो, पता नहीं शादी के बाद ससुराल कैसा मिलेगा, है ना। यानी कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो माता पिता या परिवार के कथनी में कहीं ना कहीं आपको ये दिख जाएगा कि माता पिता जो है आज भी बेटी को जो है ये यही सोच के चल रहे हैं कि भैया बेटियां जो है वो क्या है, पराया धन है, और बेटा जो है वो क्या है, अपना है ना। बेटियां तो किसी और घर में चली जाएंगी, है ना। फिर ये कहा जाता है कि जब बुढ़ापे में हम आएंगे तो बेटियां किसी और घर में चली जाएंगी, तो हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन होगा। इसके अलावा हम कहा जाता है कि अगर बेटा होगा तो वो हमारे संपत्ति का वारिस होगा, लेकिन बेटियां तो किसी और घर में चली जाएंगी तो हमारी संपत्ति का वारिस कौन होगा, है ना, हमारे वंश का चिराग कौन होगा। इस प्रकार की जो है वो कल्पनाएं जो है वो, ठीक है ना, आपको देखने को मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे जो है, जैसे कि हमने अभी कल या परसों के टॉपिक में भी हमने चर्चा किया कि पिता के धन में जो है वो पुत्री का भी अधिकार है ना, समान अधिकार है ना। तो इन सारी चीजों को हम देख रहे हैं, तो ये सब भी है। 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2011 की जनगणना में 0 से 6 वर्ष की आयु के संबंध में कम लिंगानुपात 914 जो है वो दर्ज किया गया था, जिसमें 3 मिलियन लापता लड़कियां जो है वो शामिल थी। इनकी संख्या 2011 में 78.8 मिलियन की तुलना में 2011 में 75.8 मिलियन के आसपास हो गई थी। इसके अलावा एक बाल विवाह जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। बाल विवाह की समस्या यानी कि कम उम्र में जो है वो लड़कियों की शादी कर देना, ठीक है ना। तो भारत में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हर साल हम क्या देखते हैं कि लगभग 15 लाख लड़कियों का जो विवाह हो जाता है वो 18 साल से कम उम्र में भी हमें देखने को मिलता है ना। 15 लाख से अधिक लड़कियों का, ठीक है ना, ठीक है ना, 15 लाख से अधिक लड़कियों का जो विवाह हो जाता है वो 18 साल से कम उम्र में हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। और इसमें अगर हम बात करें तो मुस्लिम धर्म में अगर हम बात करें दोस्तों, तो मुस्लिम धर्म में ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। अभी आपको याद होगा कि जब 18 साल से 21 साल लड़कियों के विवाह की उम्र करने की बात की गई थी, तो इसमें कई धर्म गुरु जो हैं उन्होंने इसका विरोध किया था, है ना, कि 18 साल से 21 साल अगर लड़कियों की उम्र की जाएगी तो क्या होगा, लड़कियां आवारा हो जाएंगी, है ना, या लड़कियां गलत काम करने लगेंगी। 18 साल अगर शादी है तो ठीक है, जाके तो फिर बात हुई कि फिर अपने शिक्षा दीक्षा, तो भाई 18 साल के बाद जब शादी होगी तो उनके ससुराल वाले को जब मन करेगा तो पढ़ाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं पढ़ाएंगे। अगर उतना ही पढ़ने वाली होगी तो ससुराल वाले पढ़ा देंगे। मतलब इस प्रकार की मानसिकता हमें देखने को मिली थी, है ना। दूसरा हमने एक चीज़ और देखा था, जब कोविड का समय चल रहा था तो कोविड के समय हमने बात किया था कि केवल हम भारत के संदर्भ में नहीं बात कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर भी हमने बात किया था कि कोविड के समय में हमने क्या देखा था कि लड़कियों का बाल विवाह जो है वो उसकी गति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना। तो बाल विवाह के कारण भी हम क्या देख रहे हैं कि ये समस्या जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, कि भारत में बाल वधुओं की संख्या जो है विश्व भर में सबसे अधिक है,
ठीक है ना। और वर्तमान में 15 से 19 आयु वर्ग के लगभग 16% किशोरियां जो हैं वो उनकी शादी जो है वो हो रही है। देखिए ये जो मानसिकता, अब सुम्बुल कह रही है सर मेरा तो हो ही नहीं रहा है ना। तो ये जो मानसिकता है ना, जो शादी वाली जो मानसिकता के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप भारत में ही देखिए, ठीक है ना। कई जगह आपको ये देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप महाराजगंज का एरिया देख लीजिए, सोनौली का एरिया देख लीजिए, प्रतापगढ़ का एरिया देख लीजिए। मैं ये जिलों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि क्लास 11th में या क्लास 12th की जो लड़कियां रहती हैं उनकी शादी हो जाती है ना। और शादी के बाद भी आप देखेंगे कि वो स्कूल कॉलेज में, ग्रेजुएशन में बहुत सारी लड़कियां ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रहेंगी और उनकी शादी हुई रहेगी, है ना। तो हम देखते हैं इस प्रकार से कई माता पिता क्या करते हैं कि 17-18 साल की जैसे लड़की होगी उसकी शादी करने में पड़े रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन कई जगह जो देखते हैं कि कई माता पिता जो हैं वो काफ़ी जागरूक हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि बच्चियों को पहले पढ़ा लिया जाए और कम से कम ग्रेजुएशन करा लिया जाए, उसके बाद जो है वो शादी विवाह के बारे में विचार किया जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बाल विवाह में मामूली गिरावट जो है वो दर्ज की गई है और 2015-16 में जहां 27% बाल विवाह हो रहे थे वो घटकर जो है वो 23% जो है हो चुका है, ठीक है। इस पे कारणों पे बात करें तो शिक्षा जो है, तो लड़कियां घर के कामों में अधिक व्यस्त रहती हैं और कम उम्र में ही स्कूल छोड़ देती हैं। आज भी हम समाज में क्या देखते हैं कि लड़कों को पढ़ाने के लोग जो है वो दिल्ली भेज देंगे, है ना, मुंबई भेज देंगे, आजकल तो विदेश भी भेज दे रहे हैं। लेकिन लड़कियों को जब पढ़ाने होगा तो बगल का जो है वो गुलाब देवी डिग्री कॉलेज या फलाना टाइप का डिग्री कॉलेज जो है ना, लंगोटिया बाबा डिग्री कॉलेज, जंगली बाबा डिग्री कॉलेज, इस प्रकार के डिग्री कॉलेज में जाएंगे और बच्चे जो है वो JNU जाते हैं लड़के, या दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि लड़कियों को जो है वो शिक्षा से ज़्यादा जो है वो किस तरफ जोड़ा जाता है कि लड़कियां जो है वो घर के काम काज को जो है वो ज़्यादा सीखें, है ना, यानी कि चौका बर्तन में जो है वो ज़्यादा संलिप्त हो और चौका बर्तन का ज़्यादा काम करें। लेकिन लड़कों को जो है वो क्या किया जाता है, खुली छूट दी जाती है, ठीक है ना। तो लड़कियों को मैंने कहा ना कि पराया धन मानकर ही जो है वो क्या किया जाता है, उनके साथ जो है वो ट्रीट किया जाता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन, ठीक है ना, इसने एक रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि स्कूल में पढ़ रही लड़कियों की तुलना में अगर हम देखें तो स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों की जो तुलना है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि जो लड़कियां स्कूल में पढ़ रही हैं उनकी तुलना में अगर हम बात करें तो जिस लड़कियों का स्कूल छुड़वा दिया गया है उसके बाल विवाह की समस्या जो है वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है ना। यानी कि जो स्कूल में पढ़ रही है उसकी तुलना में 3.5 गुना ज़्यादा अगर हम आंकड़े देखें तो बाल विवाह की समस्या क्या हो रही है, हमें देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य और मृत्यु दर पे अगर हम बात करें तो भारत में लड़कियों को अपने घरों के अंदर और बाहर अपने समाज में ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है और भारत में असमानता का अर्थ जो है वो लड़कियों का है, क्या है, असमान अवसर है। यानी कि जितना लड़कों को जो है वो आपको अगर हम अवसर की बात करें, है ना, उतना ज़्यादा लड़कियों को जो है अवसर नहीं प्रदान किया जाता है। भारत में अगर हम बात करें दोस्तों तो 5 साल से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर जो है वो लड़कों की तुलना में जो है वो 8.5% ज़्यादा है। और विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो लड़कों के तुलना में जो है लड़कियों की मृत्यु दर जो है वो 14% है, ठीक है। तो ये जो हम आंकड़े हैं, अगर हमारे आसपास ये घटना नहीं हो रही है या आपके परिवार में घटना नहीं हो रही है तो आप समझिए कि आप बहुत ही सही हैं। लेकिन समाज में अगर आप अपने बाहर निकल के देखोगे तो इस प्रकार की घटना जो है वो आपको देखने को, ठीक है ना, आपको ये जो घटना है वो आपको देखने को मिलेगी। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पे हम बात करें तो सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की 2015 में, जिसमें ये कहा गया कि बेटियां जो हैं, चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी जात की हो, किसी मजहब की हो, बेटियां बेटियां होती हैं और बेटियों को भी हम क्या करें कि पढ़ाएं। क्योंकि बेटा पढ़ता है तो केवल एक घर जो है वो क्या होता है, शिक्षित होता है। लेकिन अगर बेटियां पढ़ती हैं तो 2 घर शिक्षित होता है, एक पिता का घर और दूसरा जो है वो ससुराल। तो हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को भी जो है वो मौका देना चाहिए। और 2015 में जो है वो लिंग के आधार पर जो गर्भपात है उसको कम करने पर जो है ध्यान दिया गया और बाला लिंगानुपात को जो है वो 1000 लड़कों पे जो 918 लड़कियां थी उनको सुधारने की कोशिश की गई। और आपने देखा कि 2015 में हमने जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो शुरुआत की उसका परिणाम हमें 2021 में हमें ये देखने को मिला कि बेटियों की जो संख्या है वो बेटों की तुलना में जो है हमें ज़्यादा देखने को मिली। इसके अलावा हमने क्या देखा कि बेटियों के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो
बेटियों के कल्याण के लिए, बेटियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2015 में जो है सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना में ये कहा गया कि जो भी माता पिता हैं वो अपने लड़कियों के भविष्य के अध्ययन और विवाह पे होने वाले जो भी निवेश हैं उनको एकत्रित कर सकते हैं। और इसके प्रोत्साहन के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। यानी कि इसमें क्या किया जाए कि बेटी अगर जब जन्म होती है उसी समय से क्या किया जाए, उसके नाम पे आप पैसा जो है वो अकाउंट में जमा कर दे। चलिए जैसे ही बेटी 18 या 21 साल की हो जाती है तो जब उसके आगे की शिक्षा हो या उसके विवाह हो तो उसके लिए जो है वो माता पिता को किसी भी प्रकार की चिंता ना करनी पड़े कि विवाह में खर्च कहां से करेंगे, आगे की शिक्षा के लिए कहां से खर्च करेंगे, इस पर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीबीएसई उड़ान योजना की एक शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। अब देखिए सोशल स्कीम जो है वो सारे के सारे आपके यहां से जुड़ गए, है ना। सोशल स्कीम जो है वो सारे के सारे जो है वहां से जुड़ गए। ठीक है। तो इस योजना में जो है वो सीबीएसई के द्वारा जो भी प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान है उसमें छात्राओं के कम नामांकन और स्कूली शिक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के बीच शैक्षिक अंतराल को दूर करने के लिए शुरू की गई ये परियोजना है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जो है वो राष्ट्रीय योजना शुरू की गई और इसमें 2008 में इस योजना की शुरुआत की गई। और ये योजना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है कि माध्यमिक स्तर पर जो 18 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं उनके नामांकन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है और विशेष रूप से लड़कियों को जो है वो माध्यमिक शिक्षा के प्रति जो है प्रोत्साहित करना है जिन्होंने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है। इसके अलावा बाल विवाह की समस्या का समाधान शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, क्योंकि प्रथा एवं सामाजिक और आर्थिक ये समस्या है उसमें सुधार करना है। स्कूलों में स्किल एंड बिजनेस ट्रेनिंग, सेक्स एजुकेशन में भी सहायता मिलेगी इसके माध्यम से, है ना। तो स्कूलों में क्या है कि लड़कियों को या लड़कों को जो है वो एक बात आई थी कि सेक्स एजुकेशन दिया जाए, है ना। सेक्स एजुकेशन की जो है वो बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि सेक्स जैसे जो बातें हैं अगर हम इसके बारे में बात करें तो आज भी भारत में हम क्या देखते हैं कि सेक्स को जो है कि एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे विषय के रूप में बात किया जाता है जहां लोग जो है हिचकिचाते हैं बात करने के लिए, घबराते हैं। लेकिन जब इसके बारे में सही जानकारी नहीं दी जाती तो क्या होता है कि इसका गलत जानकारी के कारण जो है हम क्या देखते हैं कि लोग जो है वो गलत राह पे चले जाते हैं, है ना। तो इसके बारे में भी समय रहते जानकारी जो है वो उम्र के हिसाब से, जैसे जैसे उम्र हो रही है उस हिसाब से, जैसे जैसे परिपक्वता हो रही है उस हिसाब से जो है इसके बारे में जानकारी देना भी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। इसके अलावा विवाह के उम्र में वृद्धि और नए कानून बाल विवाह निषेध विधेयक की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलना चाहिए और लड़कियों की शिक्षा में अंतराल कम करने और महिलाओं एवं बच्चों की दयनीय पोषण की स्थिति दूर करने के लिए जो भी सरकार की योजना है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये ठीक है ना, आप लोग को ये स्कीम जो है ये सारी बातें जो है वो पसंद आई होगी। अनीश कह रहे हैं कि बैकवर्ड क्लासेस एरिया में देखने को मिलते हैं, रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं है वो, कई सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा ना कि कई जगह हम क्या देख रहे हैं, मैंने रिलीजन पर इसलिए अनीश ये बात की क्योंकि एक मुस्लिम धर्मगुरु के द्वारा जो है इस बात को कहा गया था, ठीक है, कि 18 साल या 21 साल वाले। तो मैंने ये कहा कि और परसेंटेज के बारे में अगर हम बात करें तो अभी भी हम क्या देख रहे हैं कि शिक्षा की काफ़ी कमी है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। और जितना ज़्यादा समाज शिक्षित होगा हम इस कुप्रथा से जो है वो बाहर आ सकते हैं। ठीक है। ये विजेता स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस स्क्रीन का जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर टेस्ट 1, ठीक है, इसमें रैंक 1 2 3, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्कीम है इसका आप लाभ उठा सकते हैं, ये जो स्कीम है इसका लाभ उठा सकते हैं, ये जो स्कीम है इसका लाभ उठा सकते हैं, ये जो स्कीम है इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। लाइक शेयर करते चलिएगा। अगला न्यूज है दोस्तों द हिंदू से लिया हुआ। न्यूज क्या है, सोल्जर्स डिक्लेयर मिलिट्री जूंटा इन कंट्रोल इन बुर्किना फासो। आईआर से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं ये, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हम आ जाते हैं और उम्मीद करेंगे पसंद कर रहे हो आप। लाइक शेयर करते रहिए अपने सारे मित्रों के साथ, सभी को जो है इसका लाभ देते रहिए। तो द हिंदी से लिया हुआ टॉपिक है, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। बुर्किना फासो में सैन्य शासन। तो दोस्तों बुर्किना फासो की सेना ने जो है वो घोषणा की है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है रोज कबेरो, उनको अपदस्थ करके संविधान निलंबित कर दिया गया है और साथ ही सरकार और राष्ट्रीय सभा को भंग कर दिया है और देश की सीमाओं को जो है वो बंद कर दिया गया है। ठीक है ना। और सेना ने पिछले 18 महीने में माली और गिनी सरकारों को जो है वो गिरा दिया है। चाड के उत्तरी मैदानों में विद्रोहियों से लड़ते हुए राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु के बाद पिछले साल 2021 में चाड में भी सेना ने ही पदभार संभाल लिया।
बुर्किना फासो के बारे में बात करें दोस्तों तो ये पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश बुर्किना फासो को 1960 में जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, और उसके बाद वहाँ काफी तख्ता पलट और स्थिरता जो है वो आज तक देखने को मिल रही है। बुर्किना फासो का नाम का शाब्दिक अर्थ है ईमानदार पुरुषों की भूमि। इसे क्रांतिकारी सैन्य अभियान थॉमस संकरा द्वारा चुना गया था, जिन्होंने 1983 में सत्ता संभाली थी और 1987 में उनकी सरकार को गिरा दिया गया और उन्हें मार दिया गया। ठीक है, तो ये आप जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम याद रखिएगा। बुर्किना फासो अगर पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में सुर्खियों में एक शब्द था बुर्किना फासो, इसका अर्थ क्या होता है, तो आपका ध्यान रखना चाहिए ईमानदार पुरुषों की भूमि। और किसने, तो थॉमस संकरा के द्वारा जो है नाम चुना गया था। 1983 में सत्ता संभाले थे, 1987 में इनको मार दिया गया था। 2015 में बुर्किना फासो जो है वो इस्लामी विद्रोह से प्रभावित है, और यह विद्रोह पड़ोसी देश माली से फैल रहा, और इससे काफी सारे जो अगर हम देखें तो इसका जो पर्यटन उद्योग है वो पर्यटन उद्योग भी हमें प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। भूमि आबाद देश बुर्किना फासो जो सोने का उत्पादक होने के बावजूद पश्चिम अफ्रीका का सबसे गरीब देशों में से एक है, ने 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता के बाद कई तख्ता पलट का जो है वो अनुभव भी किया। इस्लामी उग्रवादी ने बुर्किना फासो के क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, और कुछ क्षेत्रों में जो है निवासियों ने जो है वो इस्लामी कानून को अपने कठोर संस्करण का पालन करने के लिए मजबूर भी किया है, जबकि विद्रोह को दबाने के लिए सेना के संघर्ष के चलते दुर्लभ जो भी राष्ट्रीय संसाधन है वो समाप्त हो रहे हैं। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें दोस्तों तो काबेरो में जो है वो उग्रवादियों के द्वारा नागरिकों और सैनिकों की हत्या जो है वो देखने को मिल रही है, और सैनिकों और नागरिकों की हत्या के कारण जो है वो इसका काफी ज्यादा जो है वो विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, जिनमें कुछ संबंध ये कहा जा रहा है कि इनका संबंध कहीं ना कहीं जो है ISIS के साथ भी या अलकायदा के साथ भी जो है इसके संबंध है। यह असंतोष नवंबर 2021 में बढ़ गया, जब मुख्य रूप से सुरक्षा बलों के 53 सदस्यों को संदिग्ध जिहादियों के द्वारा जो है वो मार दिया गया। इसके बारे में बात करें तो घोषणा में सुरक्षा की स्थिति में गिरावट का हवाला दिया गया, और सेना ने पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र को एकजुट करने और चुनौतियों को प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए काबेरो में अक्षमता के रूप में वर्णित किया। यह बयान जो है द पैट्रिक मूवमेंट ऑफ द सेफगार्ड एंड द हिस्टोरियन, ठीक है, के नाम पर जो है वो दिया गया था, और ये फ्रेंच भाषा में इसका शॉर्ट फॉर्म जो है MPSR है। ठीक है, तो पैट्रियोटिक मूवमेंट फॉर द सेफगार्ड एंड रिजोल्यूशन MPSR में यह भी कहा गया कि वह देश के विभिन्न वर्गों के साथ विचार विमर्श के बाद एक उचित समय सीमा के भीतर संवैधानिक व्यवस्था की वापसी के लिए एक कैलेंडर का प्रस्ताव करेंगे। सेना ने बुर्किना फासो की सीमाओं को बंद करने की जो घोषणा की है। अब ये सारी की सारी जो घटना हो रही है, ठीक है ना, इस घटना में वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है, तो दोस्तों अफ्रीका और पश्चिमी जो भी शक्तियां हैं वो इस पर क्या कह रही हैं, तो तख्ता पलट के इस प्रयास की जो है वो निंदा की है, और साथ में ही जो यूरोपीय देश हैं इन्होंने क्या कहा है कि तत्काल जो है वो वहां के राष्ट्रपति को जो है वो क्या किया जाए, गिरफ्तार जो किया गया है उनको बरी किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है उन्होंने भी राष्ट्रपति की रिहाई की मांग की है, और सुरक्षा बलों के सदस्यों से कहा है कि बुर्किना फासो का जो संविधान है और नागरिक नेतृत्व का जो है वो सम्मान करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है उन्होंने बुर्किना फासो में सेना द्वारा जो सरकार को बनाए जाने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि सेना का जो भी सरकार बन रहा है उसका जो है उन्होंने विरोध किया है, और उन्होंने कहा कि ये जो तख्ता पलट करके जो आप एक नया काम कर रहे हैं उनको आप बंद कीजिए, और आप हथियार डालिए, और हथियार डालते हुए ही संविधान के द्वारा जो भी सरकार नियुक्त है उसको आप फिर से जो है वो सरकार चलाने दीजिए। अफ्रीकी संघ और क्षेत्रीय ब्लॉक पश्चिमी अफ्रीका राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी कि इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट ने भी सत्ता के जबरदस्ती अधिग्रहण की निंदा की है, और इकोवास ने यह भी कहा है कि सैनिकों को अपदस्थ राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अफ्रीकी संघ के जो भी आपके महाद्वीपीय निकाय हैं उन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित जो भी 55 राज्य हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हैं, सभी ने जो है विरोध किया। इकोवास जो है वो 15 सदस्य देशों से बना पश्चिम अफ्रीका का जो है क्षेत्र है। ठीक है ना, कुछ बैच कोर्सेज हैं दोस्तों, और बैच कोर्सेज के पहले दोस्तों 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी आप लोग को रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर है। 6 मंथ का स्पेशल आपको क्या मिल रहा है, एक्सटेंशन मिल रहा है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आप 1 महीने, 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है वो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है। मान लीजिए आप 1 साल यानी कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 18 महीने की क्लासेस मिलेगी। मान लीजिए आप 24 महीने यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 30 महीने की क्लास मिलेगी, है ना। इसके लिए आपको जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है, NOP10। इस कोड के माध्यम से आपको आपके फीस में जो है वो 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा।
तो 25, 26 और 27 यानी कल का दिन जा चुका है। आज और कल के दिन में अगर आप अनअकैडमी के 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका ये लाभ मिलेगा। कोड आपको यूज करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सब्सक्रिप्शन जो है वो इसी महीने एक्सपायर हो रहा होगा, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि आप नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अनअकैडमी के इस ऑफर का लाभ उठाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर ये जो लाभ मिल रहा है इसका लाभ उठाएं। अनूप 10 का कोड यूज करें और ये कोड जो है वो अनअकैडमी के हर कोर्सेज पे जो है वो लागू है, चाहे वो क्लास 6 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे नेट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, कुछ भी हो, है ना, या किसी भी स्टेट पीएससी हो, ये हर जगह जो है इस कोड का आप यूज करके इस ऑफर का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। ये विजयी भाव आपका स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसका लाभ उठा सकते हैं। ये कुछ बैचेस है इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये कुछ बैचेस है इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यूपी पीएससी अपर, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल, बीओ और ऑप्शनल कोर्स का जो है वो लाभ मिलेगा। यानी कि केवल आप एक सब्सक्रिप्शन लेंगे और आपको इतने सारे कोर्सेज के जो हैं वो आपको लाभ देखने को मिलेंगे। फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने का कोर्स है, जिसमें 24 महीने की फी जो है वो 13,600 है, 12 महीने की 9,350 है, 6 महीने की 7,650 है, 3 महीने की 4,250 और 1 महीने का 1,700 है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप कोड यूज करते हो अनूप 10, तो इससे क्या फायदा होगा कि आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। 24 महीने का जो 13,600 था वो 12,240, 12 महीने का 9,350 था 8,415, 6 महीने का 7,650 था 6,885, 3 महीने का 4,250 था 3,825 और 1 महीने का जो 1,700 था वो 1,530 रुपया हो जाएगा। लेकिन 24 महीने पर अगर आप 25, 26, 27 को लेते तो 6 महीना और 12 महीने पे 6 महीना ये एक्स्ट्रा मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आप 24 महीने, 12 महीने और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको इस पे अनअकैडमी पर एजुकेशन लोन भी मिल सकता है ना। तो एजुकेशन लोन कैसा लेना है इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, ठीक है। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है जिसमें आप यूपी बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ आप यूपी बिहार की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें 6 महीने की फीस जो है वो आपकी 7,960 है, 12 महीने के 10,620 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे अनूप 10, वैसे ही आपके फी में आपको 10% का जो है वो ऑफ मिल जाएगा। बक्स बाउंटी, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एजुकेटर की क्लास में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखाया जाता है तो आप क्लेम कर सकते हैं और आपका क्लेम सही है तो आपको अनअकैडमी के द्वारा प्राइज भी मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है वो एमसीक्यू सेशन के लिए तैयार हो गए। सभी तैयार हैं एमसीक्यू सेशन के लिए? बताइएगा। सभी तैयार हैं? शुरू किया जाए एमसीक्यू सेशन। चलिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 25 जनवरी, 20 अप्रैल या 30 अगस्त? और एक समाचार है, किसी स्टूडेंट ने आरआरबी एनटीपीसी के बारे में पूछा था। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाओं में जो है वो सरकार ने जो है रोक लगा दी है और पुनर्विचार के लिए जो है वो कमेटी बनाई गई है। ये अभी की खबर है जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो दोस्तों जिन्होंने कहा 25 जनवरी, उस सभी के उत्तर जो है वो सही, और 25 जनवरी को जो है वो नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न है, भारत में हर साल 25 जनवरी के निम्न से कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? ये आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है।
तो दोस्तों जिन्होंने कहा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और हर साल अगर हम बात करें तो भारत के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए 25 दिसंबर को जो है, अच्छा 25 जनवरी लिखा है, ठीक है ना, तो ये 27 सितंबर को मनाया, लेकिन भारत में पर्यटन दिवस जो है 25 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। अगला है लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपने टीम का नाम निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? लखनऊ सुपर जॉइंट्स, लखनऊ सुपर मेगा, लखनऊ मेगा हाइट्स या लखनऊ टेट्रा हाइट्स, सॉरी हॉट्स, हाइट्स नहीं हॉट्स। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा लखनऊ सुपर जॉइंट्स, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है आईसीसी की तरफ से साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर जो है वो किसे चुना गया? मिताली राज, झूलन गोस्वामी, दीप्ति शर्मा या स्मृति मंधाना? आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा स्मृति मंधाना, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न, असम सरकार ने इनमें से किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है? साइरस मिस्त्री, रतन टाटा, नटराजन चंद्रशेखरन या राजेश गोपीनाथ? तो दोस्तों जिन्होंने कहा रतन टाटा, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। रतन टाटा जो है वो आपके राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस केंद्र शासित प्रदेश ने रियासी जिलों के जर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया? लक्षद्वीप, दादर नगर हरे, दादर नागर, जम्मू कश्मीर या दिल्ली? तो दोस्तों जिन्होंने कहा जम्मू कश्मीर, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की दो नई प्रजातियों की पहचान की? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या असम?
दोस्तों जिन्होंने कहा केरल, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। केरल आपका राइट आंसर। और केरल के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है और इसका संबंध नारियल के तने की सड़न रोग से है। 2 कवक प्रजातियां गनोडर्मा केरलेंस और गनोडर्मा स्यूडो एल्पोनेटम जो है, और संक्रमण जड़ों से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन जो लक्षण है वो तना और पत्तियों के रंग के बदलने और सड़ने पे शामिल है। और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है वो बन गया है? नेपाल, चीन, रूस या भारत? आज का अंतिम प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। और अभी 11 बजे हमारी मुलाकात होगी दोस्तों स्पेशल क्लास पर, जिसका लिंक मैंने आपके साथ साझा भी किया है। और इस स्पेशल क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि 5 महीने की वो क्या रणनीति हो जिसके माध्यम से आप 2022 का आईएएस या किसी भी स्टेट पीएससी का एग्जाम जो है वो आप कवर कर सकते हैं। कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी किताबें ना पढ़ें, क्या हो आपका समय प्रबंधन, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है 11 बजे। और जो स्टूडेंट पहली बार होंगे वो अनूप 10 ANUP10 अनूप 10 का कोड यूज करके अनलॉक करके जो है वो क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। तो अपने सारे मित्रों के साथ भी आप क्लासेस के लिंक को साझा कर दीजिएगा कि वो भी इसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों जिन्होंने कहा भारत, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। भारत जो है वो आपका राइट आंसर है। तो ये रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि इस करंट अफेयर्स के सेशन से आपको बहुत लाभ मिला होगा। आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेशन में जरूर दीजिए। 11 बजे हमारी मुलाकात स्पेशल पे होगी, 2 बजे प्लस पे होगी, और शाम को 4 बजे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेशन को भी करना ना भूले भाई। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेशन में हम लोग पर्यावरण के प्रदूषण पे होने वाले दुष्परिणामों पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने वायु प्रदूषण के हो रहे दुष्परिणामों पर चर्चा की, और हमने ये भी बात किया कि किस प्रकार से बढ़ते वायु प्रदूषण से भ्रूण में गर्भ जो है वो मृत हो जाता है। यानी कि किस प्रकार से हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है वो क्या हो रहा है, भ्रूण में जो है वो मृत्यु हो रही है बच्चों की वायु प्रदूषण के कारण। एक रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के को लेकर जो हमने चर्चा किया था। तो आज भी करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग जलवायु प्रदूषण और बाकी प्रदूषण के और साथ में करंट इशू और सरकार के कौन कौन से डिपार्टमेंट जो हैं जो कि प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं, सरकार की कौन सी योजना है, कौन सी नीतियां हैं, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो 4 बजे जरूर जुड़िएगा, और रात को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा इकोनॉमी के सेशन में। आज इकोनॉमी क्लास जरूर होगी, इकोनॉमी के सेशन में जुड़िएगा। तो बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और एक बार सभी को फिर से पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रतिज्ञा लीजिए कि भारत के गणतंत्र, भारत के संविधान की रक्षा के लिए आप जो है वो जोर शोर से लगे रहेंगे। और रिपब्लिक डे का ये ऑफर जिसके बारे में हम बात करें, तो आपके स्क्रीन पर ये ऑफर फिर से एक बार दिख रहा है, 25, 26, 27 लाभ जरूर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।